सुधाकर देसाई साहब हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट है। सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर खाने के तेल पर जो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का जो फरमान आया है वो हालांकि वो टीआरक्यू के तहत जो बचे हुए कोटा है उसको लेकर है, लेकिन बहुत सारे जगह इस तरह के कुछ सेक्शन में इस तरह की बातें चल रही है कि इससे क्या खाने का के तेल सस्ता हो जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि टीआरक्यू के तहत इतना कोटा बचा होगा जो पॉलिसी जो लाइसेंस होल्डर्स है उनके पास की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट में? हाँ जी, ये जो टीआरपी कोटा जो आया है अभी, इट इज नॉट ए ड्यूटी रिडक्शन। जो इससे पहले जो लाइसेंसेस दिए गए थे उसमें रूल ये था कि सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल 31 मार्च से पहले अगर शिपमेंट हो गया है और 30 जून के पहले अगर पहुंच जाता है तो उसमें ड्यूटी 0 लगेगा, ऐसा करके लाइसेंसेस दिए गए थे। लेकिन अप्रैल के बाद कस्टम्स में क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था तो इसलिए वो लाइसेंस टीआरपी लाइसेंस के अगेंस्ट में इंपोर्ट होने के बावजूद भी वो क्लियर नहीं हो रहा था जीरो ड्यूटी में। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया, बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑन 11th में, द गुड्स फ्रॉम 11th में आर बीइंग क्लियर्ड, लेकिन उसका ऑलरेडी बीएल या इंपोर्ट शिपमेंट 31 मार्च का पहले होना चाहिए था। लेकिन इसमें फर्स्ट अप्रैल से लेकर 11th मई तक जो अंडर प्रोटेस्ट भी कुछ लोगों ने क्लियर किया है और कुछ लोग बॉन्डेड में रखे हैं, तो वो ऑयल के अगेंस्ट में सेल भी कुछ लोगों का है। तो ये इशू हम लोगों ने आईबीपीए की तरफ से भी उठाया था गवर्नमेंट को कि टीआरक्यू का इशू को क्लैरिफाई कर दे। ओके सर, तो कितना इस कोटा के अंदर कितना तेल होगा, कितनी सप्लाई की संभावना है सोया तेल की, और कितने सनफ्लावर में आ सकता है, कितना इंपोर्ट हो सकता है? 3 लाख टन का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 2.5-3 लाख टन जो पेंडिंग था आउट ऑफ 40 लाख टन। मतलब आप समझ लीजिए 20 लाख टन सोया में 50,000 टन छोड़ के बाकी सब दिसंबर के पहले क्लियर हो चुका था, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट डिमांड है 35 लाख टन, 40 लाख टन और कोटा था 20 लाख टन। सनफ्लावर ऑयल में क्या है कि इंपोर्ट डिमांड भी 20 लाख टन ही है, कोटा भी 20 लाख टन है। तो उसमें जो ऑफलोड कार्गो किसी का अगर है बचा हुआ है जो साउथ पोर्ट्स में मेनली है, तो वो सनफ्लावर ऑयल भी जीरो ड्यूटी में क्लियर हो जाएगा, करीब 2-2.5 लाख टन। अगर हमारा कंजम्पशन अगर आप देखेंगे करीब 17-18 लाख टन का पर मंथ का डिमांड है, तो उसमें ये जो जीरो ड्यूटी में जो पहले जो कमिटेड थे उसका क्लियर होने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं मार्केट्स में। ओके, यानी चीजें एकदम साफ क्लियर है कि 2022-23 के लिए जो टीआरक्यू लाइसेंस होल्डर्स के लिए सिर्फ ये इंपोर्ट में छूट दी गई है, और वो भी तय लिमिट में, जो टीआरक्यू के तहत जितना आपका कोटा बचा हुआ है उतना ही इंपोर्ट हो पाएगा। सर अब बात कर लेते हैं एमआरपी को लेकर। एमआरपी की कम करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। क्या आपके मेंबर्स ने एमआरपी कम करने शुरू कर दिए हैं क्या? हाँ, तो सभी लोगों ने एमआरपी रेगुलर, देखिए most companies that I know are reviewing MRP at least 2 times a month. So लेकिन क्या होता है कि हर एक कंपनी का डिपो में स्टॉक रहता है, फैक्ट्री में स्टॉक रहता है, थोड़ा एक लैग टाइम रहता है। मतलब आज इंटरनेशनल दाम गिरा तो पाम ऑयल में तो इमीडिएटली इम्पैक्ट आ जाता है, सोया में करीब 1.5-2 महीने का लैग टाइम है, क्योंकि ट्रांसिट टाइम भी है, डिपो में भी है, पाइपलाइन में भी स्टॉक है। लेकिन इंटरनेशनल के हिसाब से एमआरपी सभी लोगों ने कम कर दिया है और वो डेटा भी हमने पूरा दे चुके हैं। और उसके साथ साथ एमआरपी का भी एक पर्टिकुलर रेशियो में सभी लोगों ने कम कर दिया है। तो आज के दिन में अगर ऐसा देखा जाए कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमने देखा है विद डेटा कि कंज्यूमर प्राइसेस हैव कम डाउन लिटरली बाय अबाउट 35% के आसपास कंज्यूमर का प्राइसेस आप भी जानते हैं कि कम हुआ है। नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने एज एन एसोसिएशन पूरा इंडिया के 4-5 क्लस्टर से डेटा निकाला है, हर एक आउटलेट से। वहां हर जगह जहां एमआरपी ज्यादा एमआरपी का माल अगर पड़ा है वहां लिखा रहता है बोथ इन ई-कॉमर्स एंड इन द स्टोर्स कि एमआरपी 150, डिस्काउंट 25-30 रुपीज, अवेलेबल एट 125 रुपीज। ऐसा हर जगह ऑयल मार्केट में एमआरपी के नीचे
पीटीसी रहना कोई इतना बड़ी बात नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। तो एमआरपी इम्पोर्टेंट है विद इन द कंस्ट्रेंट्स, लेकिन ये भी बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑल द रिटेलर्स ट्राई टू सेल बिलो एमआरपी। ई कॉमर्स में भी ऐसे होता है एंड आउटलेट्स का भी हमने हर जगह साइन देखे हैं कि एमआरपी तो रिड्यूस हुआ है। ओके सर, अब आपसे अगला सवाल होगा ड्यूटी बढ़ोतरी को लेकर। आप लोगों की अब डिमांड इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, तो क्या लग रहा है आगे आप लोगों की सुनी जाएगी और ड्यूटी में आगे क्या बढ़ोतरी की संभावना है, या चुनावी साल है, ड्यूटी इसी तरह से चलती रहेंगी अगले 1 साल तक? देखिए, इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि कंज्यूमर कितना कंफर्टेबल होना चाहिए प्राइस वाइज, बट अदरवाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंसिंग हमको तो 2 चीजें अपॉर्चुनिटी लगता है। नंबर 1 इज टू इंक्रीज द रिफाइंड ऑयल ड्यूटीज सो दैट Indian industry will get somewhat relief, and Indonesia is making mostly refined products as exports, and they could also increase the duties because giving incentive for export of refined oil. So हम लोग recommend किया है कि differential बढ़ा दे, नंबर 1। नंबर 2 will be थोड़ा improve होगा, और मस्टर्ड फार्म का जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसके साथ साथ अलावा ये जो कदम है थोड़ा हेल्प करेगा मस्टर्ड सीड दामों को थोड़ा ऊपर रखने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इंडोनेशिया अगर रिफाइंड को एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, तो अगर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट, क्रूड पाम तेल इंपोर्ट और रिफाइंड में जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है अगर वो कम कर दे तो काम बन सकता है, तो भी दिक्कत आप लोगों की कम हो सकती है। यहाँ की घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री को उससे फायदा होगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और पूरी डिटेल्स के साथ बात की और काफी क्लैरिटी भी आपने दी। चलिए, Please like and subscribe IVPA channel.